नन। ये कहानी एक पुराने हॉस्टल की है जो कभी एक चर्च हुआ करता था। ये चर्च 100 साल से भी पुराना था, लेकिन एक भयावह घटना के बाद इसे बंद कर दिया गया और वहां हॉस्टल बना दिया गया। चर्च की एक नन की रहस्यमयी मौत के बाद चर्च और उसके आसपास अजीब घटनाएं होने लगी थी। स्थानीय लोग इसे भूतिया हॉस्टल के नाम से जानते थे। सोनाक्षी, जो नई छात्रा थी, ने इस हॉस्टल में रहने का फैसला किया। शुरुआत में उसे कुछ अजीब नहीं लगा, लेकिन जैसे जैसे रातें गुजरने लगी, घटनाएं डरावनी होती गईं। सोनाक्षी अपनी रूममेट रीना के साथ हॉस्टल के तीसरे माले पर रह रही थी। पहली रात सब कुछ सामान्य था, लेकिन आधी रात के बाद सोनाक्षी की नींद एक अजीब सी आवाज से खुली। छप छप छप। यह आवाज हॉस्टल के गलियारे से आ रही थी। सोनाक्षी ने दरवाजा खोलकर झांकने की कोशिश की, लेकिन बाहर कुछ नहीं था। उसने सोचा कि यह रीना का मजाक होगा, लेकिन रीना गहरी नींद में सो रही थी। सुबह जब सोनाक्षी ने अपनी दूसरी सहेलियों से इस आवाज का जिक्र किया, तो वे अचानक चुप हो गईं। एक ने धीरे से कहा, "ये मत पूछ। यहाँ पर रात में कोई नहीं निकलता।" कुछ दिनों बाद हॉस्टल में बिजली चली गई। रात का समय था और पूरा हॉस्टल अंधेरे में डूबा हुआ था। सोनाक्षी और रीना ने मोमबत्तियां जलाकर कमरे में रोशनी की। अचानक कमरे के बाहर गलियारे में किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। रीना ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। सफेद लिबास में एक महिला सीढ़ियों पर खड़ी थी। उसका चेहरा झुका हुआ था और उसके बाल लंबे और बिखरे हुए थे। रीना ने सोनाक्षी को इशारा किया, "देखो, वो कौन है?" सोनाक्षी ने भी बाहर देखा, लेकिन महिला अचानक गायब हो गई। दोनों डर के मारे कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। अगले दिन सोनाक्षी ने महसूस किया कि उसका सामान कमरे में इधर उधर बिखरा हुआ था। उसने रीना से पूछा, लेकिन उसने कहा कि उसने कुछ नहीं किया। कमरे की एक दीवार पर खरोंच के निशान थे, जो पहले नहीं थे। उन खरोंचों में कुछ शब्द उभर रहे थे। "मैं लौट आई हूँ," रीना ने डरकर हॉस्टल वार्डन को बताया, लेकिन उन्होंने इसे मजाक समझकर अनदेखा कर दिया। एक रात रीना बीमार हो गई और उसे मेडिकल रूम ले जाया गया। सोनाक्षी अकेली रह गई। आधी रात को उसे कमरे के बाहर तेज कदमों की आवाजें सुनाई दी। कदमों की आवाज रूम नंबर 203 के पास जाकर रुक गई। ये वही कमरा था जो पिछले कई सालों से बंद था। लोगों का कहना था कि नन की आत्मा इस कमरे में रहती है। सोनाक्षी ने हिम्मत करके कमरे के पास जाकर झांकने की कोशिश की। दरवाजे के नीचे से तेज रोशनी और कुछ फुसफुसाने की आवाजें आ रही थीं। उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। सोनाक्षी ने देखा कि कमरे के अंदर एक टूटा हुआ क्रॉस दीवार पर लटका हुआ था। फर्श पर खून के निशान थे, जो दीवार की ओर जा रहे थे। कमरे के कोने में एक पुराना बक्सा रखा था। जैसे ही उसने बक्सा खोलने की कोशिश की, कमरे की लाइट बंद हो गई। उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पास खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, तो नन की परछाई उसके ठीक सामने थी। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं और उसका चेहरा बुरी तरह जला हुआ था। "तुमने मेरी शांति भंग की है। अब तुम यहाँ से नहीं जा सकोगी," नन ने गूंजती हुई आवाज में कहा। नन ने सोनाक्षी को दीवार की ओर इशारा किया। उसने दीवार को छुआ, तो वह अचानक खुल गई। इसके पीछे एक तहखाना था। तहखाने में घुसते ही सोनाक्षी को चर्च की पुरानी चीजें दिखाई दी। एक कोने में नन की डायरी रखी थी। डायरी में लिखा था कि चर्च के पुजारी ने नन को इसलिए मार दिया क्योंकि उसने उसकी काली हरकतों का पर्दाफाश करने की कोशिश की थी। तभी सोनाक्षी को महसूस हुआ कि उसके चारों ओर ठंडी हवा बह रही है। नन की आत्मा उसके सामने प्रकट हुई और कहा, "तुम्हें मेरी सच्चाई सबको बतानी होगी, वरना तुम कभी चैन से नहीं रहोगी।" सोनाक्षी किसी तरह तहखाने से बाहर निकली और अपनी सहेलियों को सब कुछ बताया। वे सब मिलकर हॉस्टल छोड़ने का फैसला कर रही थीं, लेकिन गलियारे में पहुंचते ही दरवाजे खुद बंद हो गए। हर तरफ से चीखने और रोने की आवाजें आने लगीं। सफेद कपड़ों में लिपटी कई परछाइयां गलियारे में घूमने लगीं। लड़कियां डर के मारे चिल्ला रही थीं। सोनाक्षी ने हिम्मत करके नन की डायरी पुलिस को सौंप दी। जब पुलिस ने तहखाने की जांच की, तो नन की लाश मिली। उसकी आत्मा को आखिरकार शांति मिली।
हॉस्टल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, लेकिन आज भी वहां के आसपास रहने वाले लोग बताते हैं कि रात में छप छप की आवाजें सुनाई देती हैं। कभी कभी नन की परछाई हॉस्टल की टूटी खिड़कियों से झांकती नजर आती है। क्या आप इस हॉस्टल में रात बिताने की हिम्मत करेंगे? तवायफ का कोठा पुरानी दिल्ली के दिल में बसा बेगम कोठा कभी शान शौकत और संगीत का प्रतीक था। वहां की मशहूर तवायफ रोहाना की मधुर आवाज और मोहक अदाओं का जादू हर दिल पर छा जाता था। मगर इस कोठे का अतीत इतना भयावह था कि अब लोग इसके करीब जाने से भी डरते थे। इसे अब एक शापित जगह माना जाता था। रोहाना एक साधारण लड़की थी जिसे इस कोठे ने नाम और पहचान दी, मगर यह पहचान उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द बन गई। उसकी मुलाकात एक अमीर नवाब जमशेद अली से हुई जो उसकी खूबसूरती का दीवाना हो गया। उसने रोहाना से शादी का वादा किया, मगर यह वादा सिर्फ एक छल था। एक रात जब रोहाना ने अपने आखिरी नृत्य की तैयारी की, नवाब ने उसे सबके सामने अपमानित किया। वह कहता है, तुम जैसी तवायफ से शादी करना मेरी शान के खिलाफ है। तुम मेरे मनोरंजन के लिए थी बस। ये सुनकर रोहाना का दिल टूट गया। उस रात उसने अपनी जान लेने का फैसला किया। अपने कमरे में उसने अपने आंसुओं और गुस्से के साथ आखिरी पायल पहनी। फांसी लगाने से पहले उसने कसम खाए, इस कोठे पर जिसने भी धोखा दिया या मुझे तकलीफ पहुंचाई, वह चैन से नहीं रह पाएगा। रोहाना की आत्मा कोठे में कैद हो गई। मरने के बाद भी उसकी पायल की छन छन की आवाज रातों को गूंजती थी। कोठे में आने वाले लोग अजीब हरकतों और आवाजों की शिकायत करने लगे। कभी दीवारों से चीखें आती, कभी झूमर अपने आप हिलने लगते। 50 साल बाद 4 दोस्तों आर्यन, मोहित, कविता और प्रिया ने इस कोठे के बारे में सुना। मोहित, क्या तुम सबने इस जगह के बारे में सुना है? कहते हैं कि यह कोठा आज भी भूतिया है। आर्यन, अरे सब अफवाह है। चलो एक रात वहां बिताते हैं, सच झूठ का पता चल जाएगा। प्रिया, मुझे ये सब सही नहीं लग रहा, ये खतरनाक हो सकता है। कविता, लेकिन सच जानना भी जरूरी है। चलो एक बार चलते हैं। रात के 11 बजे चारों दोस्त कोठे पहुंचे। कोठा अब पूरी तरह खंडहर बन चुका था। दरवाजे पर जंग लगे ताले टूटे हुए थे। अंदर का माहौल बेहद ठंडा था। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक सर्द हवा का झोंका बाहर आया। अंदर घुसते ही उन्हें अजीब गंध महसूस हुई। कोठे की दीवारों पर अब भी रोहाना की तस्वीरें लटकी थीं। प्रिया, यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा, हमें वापस चलना चाहिए। आर्यन, डरना बंद करो, ये सब मन का भ्रम है। जैसे ही वे सीढ़ियों पर चढ़ने लगे, उन्हें अचानक एक कमरे के अंदर से पायल की छन छन की आवाज सुनाई दी। मोहित, ये किसकी आवाज है? यहाँ तो कोई नहीं है। कविता, ये वही आवाज है जिसके बारे में लोग कहते हैं। चारों ने हिम्मत जुटाई और कमरे में झांका। कमरा खाली था, लेकिन अंदर दीवार पर खून से लिखा हुआ था, तुम यहाँ क्यों आए हो? तभी झूमर जोर से हिलने लगा। एक तेज हवा का झोंका आया और झूमर जमीन पर गिर गया। चारों डर के मारे कमरे से बाहर भागे, मगर जैसे ही वे वापस जाने के लिए मुड़े, कोठे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब चारों को एक सफेद साड़ी पहने औरत की परछाई झरोखे पर दिखाई दी। उसकी आंखें जल रही थीं और वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। रोहाना डरावनी आवाज में, तुम लोग क्यों आए हो? यह कोठा मेरा है, यहाँ से कोई नहीं जा सकता। चारों ने भागने की कोशिश की, लेकिन हर दरवाजा और खिड़की बंद हो चुकी थी। तभी कमरे में अंधेरा छा गया। चारों को लगा जैसे कोई उनके गले पर हाथ रख रहा हो। आखिरकार चारों को एक कमरे के अंदर एक डायरी मिली। ये डायरी रोहाना की थी। उसमें उसकी दर्दनाक कहानी और नवाब के धोखे का जिक्र था। जैसे ही उन्होंने डायरी पढ़ना शुरू किया, रोहाना की आत्मा कमरे में प्रकट हुई। रोहाना, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी आत्मा तब तक शांति नहीं पाएगी जब तक मेरी सच्चाई दुनिया के सामने नहीं आएगी। तभी नवाब की आत्मा भी प्रकट हुई। दोनों आत्माएं आपस में टकराने लगीं। कोठे में जोरदार झंझावात शुरू हो गया। दीवारें टूटने लगीं, झूमर गिरने लगे और खिड़कियों के शीशे बिखर गए। प्रिया, हमें कुछ करना होगा, वरना हम सब यहीं मारे जाएंगे। चारों दोस्तों ने रोहाना से वादा किया कि वे उसकी कहानी पूरी दुनिया को बताएंगे।
ये सुनकर रोहाना की आत्मा शांत हो गई, लेकिन नवाब की आत्मा चीखते हुए गायब हो गई। सुबह चारों दोस्त कोठे के बाहर बेहोश मिले। उन्होंने अपनी जान बचने पर भगवान का धन्यवाद किया। बाद में उन्होंने रोहाना की कहानी को किताब में लिखा और उसकी सच्चाई सबके सामने लाई। कहते हैं कि उसके बाद से बेगम कोठा से छन छन की आवाजें आनी बंद हो गईं। लेकिन आज भी उस कोठे के पास जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। भूतिया बस गांव और शहर के बीच घने जंगल से होकर गुजरने वाली एक सड़क थी, जिसे मौत का रास्ता कहा जाता था। इस सड़क पर रात के समय लोग जाने से कतराते थे। ये कहानी उस बस की है जो हर रात ठीक 12 बजे इस सड़क पर चलती थी। गांव के लोग इसे भूतिया बस कहते थे। 20 साल पहले इस बस में हुए एक दर्दनाक हादसे के कारण इसे श्रापित माना जाता था। कहा जाता है कि इसमें सवार सभी यात्री और ड्राइवर जिंदा जल गए थे। उनकी चीखें आज भी इस सड़क के चारों ओर गूंजती हैं। लेकिन हादसे के बाद भी यह बस हर रात अपने निर्धारित समय पर चलती है, और जो भी इसमें सवार होता है वह कभी वापस नहीं लौटता। शहर के 3 दोस्त अमित, रोहित और सुमित इस कहानी को महज अफवाह मानते थे। ये सब बकवास है, अमित ने कहा। हमें जाकर खुद देखना चाहिए। भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, रोहित ने चुनौती दी। सुमित, जो स्वभाव से थोड़ा डरपोक था, ने कहा, मुझे इसमें कुछ अजीब लगता है। हमें इस मामले से दूर रहना चाहिए। लेकिन अमित और रोहित की जिद के आगे सुमित ने भी हार मान ली। उन्होंने फैसला किया कि वे रात 12 बजे बस स्टॉप पर जाकर इस भूतिया बस में सफर करेंगे। रात के 11:30 बजे तीनों दोस्त उस सुनसान बस स्टॉप पर पहुंचे। आसमान में बादल थे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। सड़क पर घना अंधेरा छाया हुआ था। दूर कहीं एक उल्लू की आवाज गूंज रही थी और तेज ठंडी हवाएं चल रही थीं। बस स्टॉप के पास एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने कांपती हुई आवाज में पूछा। हम भूतिया बस में सफर करने आए हैं, अमित ने मजाकिया लहजे में कहा। बूढ़ा आदमी उनकी ओर गंभीरता से देखता रहा। फिर बोला, ये बस तुम्हें ऐसे अंधेरे में ले जाएगी जहां से कोई वापस नहीं आता। ये सफर मौत का है। तीनों दोस्तों ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। ठीक रात 12 बजे धुंध और अंधेरे के बीच से एक खड़खड़ाती आवाज सुनाई दी। एक पुरानी खंडहर जैसी बस धुंध के बीच से प्रकट हुई। बस की हेडलाइट से अजीब पीली रोशनी निकल रही थी। टायरों से खून जैसा लाल रंग टपक रहा था। बस के दरवाजे अपने आप खुले। ड्राइवर की सीट पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जिससे रोंगटे खड़े हो गए। आओ, सफर शुरू करो, उसने गहरी और खौफनाक आवाज में कहा। बस के अंदर का माहौल बेहद अजीब और खौफनाक था। सीटों पर राख, खून के धब्बे और गंदगी फैली हुई थी। हवा में जली हुई चीजों की गंध थी। बस के अंदर कुछ यात्री पहले से मौजूद थे। एक सफेद साड़ी में औरत जो खिड़की के बाहर देख रही थी। एक आदमी जो सिर झुकाए चुपचाप बैठा था। एक बच्चा जो लकड़ी के घोड़े से खेल रहा था। जैसे ही बस चलने लगी, दोस्तों को अजीब घटनाएं महसूस होने लगी। रोहित ने खिड़की के बाहर झांक कर देखा। चारों ओर केवल घना अंधेरा था। अचानक खिड़की पर एक चेहरा प्रकट हुआ। वह चेहरा जल चुका था और उसकी खाली आंखें सीधे रोहित की ओर देख रही थीं। यह क्या था? रोहित चीख पड़ा। अमित ने सीट के नीचे से कुछ हरकत महसूस की। उसने झुककर देखा तो वहां एक सड़ा हुआ हाथ रेंग रहा था। ये बस सामान्य नहीं है, हमें यहाँ से उतर जाना चाहिए, अमित ने डरते हुए कहा। बस के अंदर बैठे यात्री धीरे धीरे अपने असली रूप में आने लगे। सफेद साड़ी में बैठी औरत ने अपना चेहरा घुमाया। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और उसकी आंखें गड्ढों जैसी खाली थीं। आदमी जिसका सिर झुका हुआ था अब सीधा खड़ा हो गया। उसके शरीर से कीड़े गिर रहे थे। बच्चा जोर जोर से हंसने लगा। उसकी आवाज असामान्य रूप से गूंज रही थी और उसके दांत नुकीले और सड़े हुए थे। ड्राइवर ने पीछे मुड़कर कहा, अब तुम हमारे हो, ये सफर कभी खत्म नहीं होगा। बस एक खंडहरनुमा जगह पर रुकी। चारों ओर घना जंगल था। वहां सिर्फ अंधेरा और अजीब सी बदबू थी। उतर जाओ, ड्राइवर ने आदेश दिया।
तीनों दोस्तों ने उतरने से इनकार किया, लेकिन एक अदृश्य ताकत ने उन्हें खींचकर नीचे उतार दिया। जंगल के बीच एक पुराना कुआं था, जिसमें से चीखें आ रही थीं। हर तरफ से छन छन की आवाजें गूंज रही थीं। लाल आंखों वाली परछायां पेड़ों के बीच से झांक रही थीं। अमित ने भागने की कोशिश की, लेकिन एक विकृत हाथ ने उसकी टांग पकड़ ली। सुमित ने जंगल में दौड़ते हुए एक लड़की को देखा। जब उसने पास जाकर देखा, तो वह लड़की हवा में लटकी हुई थी। रोहित के चारों ओर अचानक सैकड़ों परछायां घूमने लगीं। उनमें से एक ने कहा, तुमने हमारी जगह ले ली है, अब तुम यहीं रहोगे। सुबह होने तक कोई भी दोस्त वापस नहीं लौटा। गांव वालों ने जंगल में खोजबीन की, लेकिन उन्हें केवल बस स्टॉप पर 3 पत्थर मिले, जिन पर खून से अमित, रोहित और सुमित के नाम लिखे थे। आज भी रात की सवारी चलती है। जो भी इसमें चढ़ता है, वह हमेशा के लिए गायब हो जाता है। कुछ रहस्य छुपे रहने के लिए होते हैं। जिज्ञासा कभी कभी ऐसे रास्तों पर ले जाती है, जहां से वापसी असंभव होती है। Please subscribe our YouTube channel.